हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आप वीडियो के साथ साथ आप इसका प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, जिससे आप खुद को भी टेस्ट कीजिए कि आपने 20 प्रश्न में कितने का सही जवाब दिया है और आपका एग्जाम की तैयारी भी कितनी है, इससे पता चल जाएगा। और दोस्तों आपका जवाब देने के लिए जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 का C, 2 का D, तो ऐसे करके आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे अंत में जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है ऊतकों की रचना के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो ऊतकों का स्टडी होता है, टिश्यू का स्टडी होता है, उसके क्या नाम दिया गया। दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का जो रचना है उसका अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और साइटोलॉजी में क्या है आपको बता दूं कि जो साइटोलॉजी है वो कोशिका और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिका और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। ठीक है, यानी जो मांसपेशियों का अध्ययन होता है यानी मसल्स का स्टडी होता है किसके अंतर्गत होता है। तो दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन बी, मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी में हम लोग मांसपेशियों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाला कौन था, यानी उसका वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेनेक ने। ठीक है, जो लेनेक है वो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किए थे और इनका पूरा नाम क्या था, रेने लेनेक था। ठीक है, रेने लेनेक ने पूरा नाम था इनका, याद रखिएगा। और इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1816 में। ठीक है, ये 1816 में आविष्कार हुआ था और जिस समय ये आविष्कार हुआ था उस समय इसे वुडन ट्यूब जैसा ये होता था। ठीक है, वुडन ट्यूब जैसा होता था, जैसे एक लंबा लकड़ी का पाइप होता था जिसका एक सिरा पेशेंट के चेस्ट पे लगाया जाता था और एक सिरा डॉक्टर अपने कानों के पास लगाता था। ठीक है, जैसे मैं फ़ोटो भी लगा दिया है, आप फोटो में देख सकते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है प्राकृतिक वर्णवाद किस व्यक्ति से संबंधित है, यानी प्राकृतिक जो वर्णवाद है उसका सिद्धांत पूछ रहा है, सिद्धांत कौन दिया था। तो दोस्तों उसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों प्राकृतिक वर्णवाद में क्या होता है, इसमें होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में जैविक गुण का कम या ज़्यादा होना, ठीक है, उसके प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। तो इसका सिद्धांत जो दिए थे वो चार्ल्स डार्विन दिए थे, याद रखिएगा इसे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन करता है। ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन करता है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जो तंत्रिका ऊतक है उसके द्वारा सेंस का ट्रांसफर होता है एक भाग से दूसरे भाग में। यानी आपको पैर में अगर चोट लगा तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ मुझे वहाँ चोट लगा, तो उसका जो सेंस है आपको ब्रेन तक पहुंचता है, वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है लैक्रामाइल ग्रंथि, यानी लैक्रामाइल ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं, क्या स्रावित करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंसू। है ना दोस्तों, जब हम लोग रोते हैं या फिर आंसू निकलता है तो वो इसके वजह से होता है, लैक्रामाइल ग्रंथि स्रावित होने से आंसू निकलता है। तो याद रखिएगा आप अगली बार से कोई रोए तो पूछे कि आपका आंसू नहीं निकल रहा बल्कि लैक्रामाइल ग्रंथि से कोई रस निकल रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन, है ना, इंग्लिश में भी इसको जीन कहते हैं, वो कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, तो वो जीन कहाँ पे स्थित होता है, गुणसूत्रों में। और जीन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जीन जो होता है एक अनुवांशिक गुण होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे बेटे को हुआ, जब बाप किसी फादर को हुआ तो उसके सन में जाएगा और सन के जो आने वाले जनरेशन है उसमें जाएगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, और दोस्तों गुणसूत्र, ये गुणसूत्रों में होता है, प्रत्येक गुणसूत्रों में जीन पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र होता है क्रोमोटिन जाल होता है, जिसको इंग्लिश में क्रोमोटिन नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोटिन नेटवर्क बोलते हैं।
ठीक है। जब इसका विभाजन होता है, इसमें जो सेल का विभाजन होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क में जब सेल का विभाजन होता है तो इसमें एक समय लंबे और पतले सूत्र में दोनों में बट जाते हैं। ठीक है, दोनों में बढ़ जाता है, एक लंबा और एक पतला सूत्र में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिएगा आप इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल है ना देने वाला कौन था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, समरूप अंग किस तरह के होते हैं? ठीक है, तो समरूप अंग किस तरह के होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य करने में समान होते हैं। और दोस्तों इसका जो आपको बता दूं कि समरूप अंग क्या होता है, वो ऐसे अंग जो मूल संरचना में काफ़ी भिन्न होते हैं। ठीक है, जो मूल संरचना में काफ़ी भिन्न होते हैं परंतु इनके समान कार्य करने के गुण जो है वो समान दिखाई पड़ता है। इनकी संरचना है वो अलग होती है लेकिन जो इनका कार्य करने का वो तरीका है या फिर जो है वो एक जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि तितली और चमगादड़ का बेस्ट एग्जांपल है। तितली का जो पंख होते हैं वो अग्र पदों से बना होता है। ठीक है, और हाथ जो चमगादड़ में है वो उसका जो पंख बना होता है वो हाथ के 4 लंबी उंगलियों से बना होता है। ठीक है, और उसका जो है धड़ के बीच से निकलता है, लेकिन दोनों का जो बनावटी है वो अलग है लेकिन जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा है। ठीक है, इसको समरूप अंग बोलते हैं और उसको जो कार्य करने की समान एक जैसा होता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न देखते हैं, गोल या सूत्रकृमि को किस संघ में रखा गया है? ठीक है, गोल या सूत्रकृमि को किस संघ में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है निमेथैलिन-थिनीज। ठीक है, उसमें रखा गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ओटी की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों अगर आप कभी खुद पर देखे होंगे तो जब भी मिट्टी के अंदर जो केचुआ ऐसे से रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि मिट्टी को छेद करते रहता है ना, छेद करते रहता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन का जो लेवल है या फिर ऑक्सीजन आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊ है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी अधिक होने से उसका मिट्टी की उपज शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए केचुआ को कृषकों का परम मित्र इसीलिए माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, मच्छर में मलेरिया परजीवी चक्र किसने खोजा? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया में सबसे पहले परजीवी चक्र का खोज किया था। और रोनाल्ड रॉस कहाँ के है? रोनाल्ड रॉस जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। और इसका खोज कब हुआ था, ये कब इन्होंने आविष्कार किया था? तो 1897 में। ठीक है, 1897 में ये इसका आविष्कार किए थे, है ना, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, किसकी कुसक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सोडोमा होता है? ठीक है, यानी मिक्सोडोमा जो बीमारी है किस के कम क्रिया की वजह से होता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आउटू ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिक्सोडोमा क्या होता है, कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों मिक्सोडोमा जो एक बीमारी, एक तरह की बीमारी है, जब आपके शरीर में थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी निम्न क्रिया होने लगे, यानी वो समान क्रिया नहीं करता है, तब आपको मिक्सोडोमा नाम का बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी हाथ या पैर या जिस अंग में होगा ये काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है, आपके अंग को वो भारी कर देता है। ठीक है, और इसमें मिक्सोडोमा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है इसे। पहला में कि जब इसका थायराइड ग्रंथि से उसमें कम रस निकले, यानी क्रिया समान नहीं करे, उसमें भी आपको मिक्सोडोमा हो सकता है। और एक में आपका जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड जो ग्रंथि है वो उसका नली वो कट जाती है। ठीक है, जिससे थायराइड ग्रंथि से रस निकलना एकदम बंद हो जाता है। उस स्थिति में भी आपको मिक्सोडोमा बीमारी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि के जो से कम रस निकलता है, जिसकी वजह से शरीर में थायराइड जैसी बीमारी भी होता है ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्फिग्मोमेनोमीटर, इसका सही जवाब है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, होती है वह क्या कहलाता है? यानी जहाँ निषेचन की क्रिया होती है वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। तो दोस्तों अगर आप निषेचन अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जब शुक्राणु, जब नर शुक्राणु मादा से मिलता है तो उस समय ये निषेचन होता है। ठीक है, और निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल निषेचन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको इंग्लिश में बाह्य निषेचन बोलते हैं और इसको आंतरिक निषेचन बोलते हैं। जब और एक्सटर्नल में क्या होता है कि जब शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इंटरनल में क्या होता है, जब शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी अंतः निषेचन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ठीक है, आपको नियंत्रण केंद्र पूछ रहा है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत लोग इसे नियंत्रण प्रवाह जहाँ होता है ट्रांसफार्मर, तो उसको भी टिक करके आ जाते हैं। तो जो नियंत्रण केंद्र पूछेगा तो जब उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केसरुक रज्जु में। ठीक है, केसरिक रज्जु में। और पूछेगा कि प्रवाह कहाँ होता है, तब ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, जब प्रवाह पूछेगा तब स्पाइनल कॉर्ड में आप करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, ये कब होता है? अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप दौड़ रहे हैं या फिर कोई आपको अचानक आपके सर के पास कुछ आकर लगा, तो जब लगा तो आपके पलकें अचानक से झपक जाती है, या फिर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है। तो आप तो दौड़ रहे हैं, ये आप अपने पैरों को मैसेज देते हैं तो वो दौड़ता है। लेकिन दोस्तों धड़कन जब इस बिटवीन धड़कन जब तेज़ होता है तो वो एक रिफ्लेक्स रिएक्शन की वजह से होता है ना। आप धड़कन वो रिफ्लेक्स रिएक्शन की वजह से होता है, और पलक जो झपकते हैं ये भी उसी की वजह से होते हैं। क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है, तो ये सब खुद होती है। ठीक है, आप इस पर आपका काबू नहीं होता है। तो उसका जो केंद्र होता है वो केसरुक रज्जु होता है। लेकिन जब पूछेगा कि ये प्रवाह कब होता है, तब आपको वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यानी तंत्र में आप टिक करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत यानी सिरोसिस पैदा करती है? ठीक है, यकृत में सिरोसिस पैदा करती है। तो दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है उसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, एडविन इन्फ्लुएंजा, जिसको इंग्लिश में जो एक बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, विषाणु को निरूपित किया जाता है। ठीक है, उसे किस नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, H5N1। ठीक है, H5N1 से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? ठीक है, इसके किस कारण से होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विषाणु के कारण जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो सारे आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग संक्रमक, इसमें से कौन सा रोग संक्रमक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक बीमारी है। बाकी जो मधुमेह, गठिया, कैंसर है, ये संक्रामक नहीं है। आपके बॉडी के, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब सारे बीमारी आपको हो सकते हैं, लेकिन जो डिप्थीरिया है वो संक्रामक है। संक्रामक बीमारी क्या होता है कि आपके वजह से आपसे या आपसे मनुष्य से मनुष्य में फैलता हो, उसे संक्रामक कहते हैं। जैसे कि फिलहाल में से कोरोना है, ये संक्रामक बीमारी है ना। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आज के जितने वीडियो में आपको प्रश्न मैंने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने 20 प्रश्न में कितने का सही जवाब दिया है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने 20 में कितने का सही जवाब दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में फिर इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।